बड़ी खबर आपको गोपालगंज से दिखाते हैं, जहां एनआईए की टीम गोपालगंज पहुंची हुई है। मानव तस्करी के मामले में एनआईए की नगर थाने के साधु चौक मोहल्ले में जांच चल रही है। प्रदीप सिंह नाम के एजेंट पर बेतिया के सत्यनारायण को कंबोडिया भेजकर साइबर फ्रॉड का काम कराने का आरोप है। एनआईए ने जांच करने के बाद 10 जुलाई को पटना में पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि बेतिया के युवक को 2024 में विदेश भेजा गया था, जहां उसे कंबोडिया भेज दिया गया और साइबर फ्रॉड का काम लिया जाने लगा। किसी तरह से साइबर अपराधियों के चंगुल से निकलकर भारत पहुंचे सत्यनारायण ने इसकी शिकायत एनआईए में दर्ज कराई थी, जिसके बाद जांच के लिए टीम पहुंची और इसके पहले भी गोपालगंज के एजेंटों द्वारा कई युवकों को कंबोडिया भेजने का मामला सामने आया है, जिसकी जांच एनआईए कर रही है। हालांकि एजेंट प्रदीप सिंह ने कहा कि कंबोडिया से लौटने के बाद युवक के सभी पैसे वापस कर दिए थे और फिर से शिकायत की गई, जिसके बाद जांच के लिए एनआईए पहुंची है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। अब हमको नहीं मालूम था कि मतलब कि एक मुन्ना सिंह करके एजेंट था, वो हमको बोला कि कुछ आदमी भेज दीजिए, तो हम कंबोडिया अभी एक लड़का भेजे, वहाँ पे भेजे, वहाँ लड़का जाके फंस गया। वहाँ पे जाके वो लोग मतलब क्राइम वाला काम कराते थे, तो मैंने उन लोगों को पैसा भेज के लड़का को बुलवा भी लिया। अब लड़का वहाँ पे पैसा मैं भेज दिया और लड़का आया लेट से, वहाँ से आने के बाद से उसको जितना पैसा था उसका पैसा भी दे दिया। मैं बोला गरीब आदमी है, उस टाइम मैं ऑफिस में काम करता था। फिर बाद में मैं उसको क्या कहा कि दुबई के वीजा मंगवा दिया, बोला कि तुम फ्लाइट कर जाओ, तो फ्लाइट नहीं किया, लेकिन उसने जाके पैसा लेने के बाद भी जाके कंप्लेंट कर दिया मेरे ऊपर। एनआईए की टीम आज गोपालगंज पहुंची हुई है। नगर थाना के साधु चौक मोहल्ले में प्रदीप सिंह के आवास पर एनआईए की टीम जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि विदेश भेजने के नाम पर बेतिया के एक युवक को कंबोडिया भेजकर और उससे साइबर फ्रॉड का काम कराने का ये पूरा मामला है और 2024 का ये मामला है। 2024 में एनआईए में दर्ज इस मामले को लेकर आज एनआईए की टीम गोपालगंज पहुंची हुई है और नगर थाना के साधु चौक मोहल्ले में प्रदीप सिंह के यहाँ मामले की जांच कर रही है। दस्तावेजों को इस वक्त एनआईए की टीम खंगाल रही है। हालांकि प्रदीप सिंह का ये कहना है कि उन्होंने एक युवक को विदेश भेजा था, लेकिन उसे कंबोडिया भेज दिया गया, जहां पर साइबर फ्रॉड से संबंधित काम कराए जा रहे थे, जिसके बाद उस युवक को पैसा भेजकर फिर भारत बुलाया गया और भारत बुलाने के बाद युवक का पैसा लौटाया गया। हालांकि युवक ने इस मामले को लेकर एनआईए में शिकायत दर्ज कराई थी और शिकायत दर्ज कराने के बाद जांच कर कार्रवाई की मांग की थी। इसी मामले को लेकर आज एनआईए की टीम पटना से गोपालगंज पहुंची हुई है और प्रदीप सिंह के यहाँ जाँच कर रही है। तकरीबन 5 घंटे से ये जाँच प्रक्रिया चल रही है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या अपडेट एनआईए की जांच में, क्या अब तक जानकारी अंदर खाने से सामने आ पाई है? देखिए, एनआईए की टीम आज सुबह सुबह नगर थाने के साधु चौक मोहल्ले में प्रदीप सिंह के यहाँ पहुंची थी, जहां पर कंबोडिया भेजने को लेकर ये जांच चल रही थी और जांच के दौरान कई ऐसे अहम दस्तावेज भी एनआईए को हाथ लगे हैं। हालांकि एनआईए की टीम ने जो प्रदीप सिंह है एजेंट, उसे पूछताछ के लिए अगले 10 जुलाई को पटना बुलाया है। बताया जा रहा है कि गोपालगंज के एजेंट के द्वारा बेतिया के सत्यनारायण नाम के एक युवक को कंबोडिया भेजा गया था, जहां पर उससे साइबर फ्रॉड का काम लिया जा रहा था। युवक जब वहां से साइबर अपराधियों के चंगुल से बचकर भारत लौटा तो उसने एनआईए ऑफिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। ये 2024 का मामला है और इसी मामले की जांच के लिए आज एनआईए की टीम गोपालगंज पहुंची थी और नगर थाने के साधु चौक स्थित प्रदीप सिंह के आवास पर जांच की है। जांच के दौरान कई दस्तावेजों को भी खंगाला गया है। कई ऐसे डॉक्यूमेंट और दस्तावेज है जिसे एनआईए अपने साथ ले गई है। इसके साथ ही जो एजेंट है प्रदीप सिंह, उससे पूछताछ भी की गई है और फिर दोबारा पूछताछ के लिए अगले 10 जुलाई को एनआईए ने ऑफिस में बुलाया है। बजाते इसके लिए उसे नोटिस भी दिया गया है। गोपालगंज में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी गोपालगंज के कुचायकोट के रहने वाले एक युवक को कंबोडिया भेजा गया था, जहां उससे साइबर फ्रॉड का काम किया जा रहा था। उसने भी इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। तो लगातार एनआईए की टीम गोपालगंज पहुंच रही है और विदेश भेजने वाले जो एजेंट है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा कई ऐसे एजेंट हैं जो एनआईए के रडार पर हैं और गोपालगंज के युवकों को साइबर फ्रॉड के काम में कंबोडिया भेज रहे हैं। जी ठीक है गोविंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और देखिए, छपरा में भी एनआईए की छापेमारी जारी है। छपरा के मशरख पहुंची है एनआईए की टीम। मानव तस्करी के मामले में निजाम अंसारी के घर में छापेमारी हुई है।
कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जानकारी के मुताबिक जांच टीम ने गांव निवासी निजाम अंसारी के घर की घेराबंदी कर तलाशी ली और इस दौरान उनके बेटे सदाकत अंसारी से कई घंटे तक पूछताछ की गई है। जांच के बाद टीम ने उसके मोबाइल फोन और लैपटॉप की गहन जांच की, साथ ही उन्हें सील कर अपने साथ ले गई है। हालांकि एनआईए की टीम ने कार्रवाई के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी देने से इनकार कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक सदाकत अंसारी पहले कंबोडिया में कार्य करता था। ग्रामीणों का कहना है कि उस पर मानव तस्करी संबंधित एक मामला दर्ज होने की चर्चा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। पटना में एक रिटायर्ड प्रोफेसर डिजिटल ठगी का शिकार हुए। उन्होंने 13 दिनों में अपनी जीवन भर की 82,53,000 रुपए की जमा पूंजी गंवा दी। पीड़ित फुलवारी शरीफ नया टोला के रहने वाले रिटायर्ड आयुष डॉक्टर और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद गयासुद्दीन हैं। 27 मार्च को एक अनजान नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके बैंक खाते का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है और उन्हें उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तारी का डर दिखाकर उन्हें किसी से बात करने से भी रोक दिया। इसके बाद डिजिटल अरेस्ट का खेल शुरू हुआ। लगातार व्हाट्सएप और वीडियो कॉल पर निगरानी रखी गई। परिवार से दूरी बनाने को कहा गया। यहां तक कि हर गतिविधि पर नजर रखी गई और मानसिक दबाव बनाकर उनसे अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कराए गए। प्रोफेसर ने एसबीआई और यूपीआई के माध्यम से कुल 82,53,000 रुपए साइबर ठगों के खातों में भेज दिए। जब ठगों का संपर्क टूट गया तब उन्हें एहसास हुआ कि वे साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। इस तरह का जो है रिजर्व बैंक का हमारे दोनों मोबाइल का वीडियो ऑन रखा और 27 मार्च से 8 अप्रैल तक 13 दिन तक उसको कहा कि अपने कमरे में आप ऐसे एंगल पर रखें कि दोनों आदमी नजर आइए, पति पत्नी दोनों, और मेन गेट पर ताला लगाइए और कोई बाहर का आदमी आना नहीं चाहिए। अपने मेड को, जो मेड सर्वेंट है वाइफ को सफाई करके मेड को 1 घंटा सुबह में बुलाइए, 1 घंटा शाम में बुलाइए और इसके अलावा किसी और को आने मत दीजिए और एकदम सेक्रेसी मेंटेन रखिए। अगर ज़रा सा भी आपने लीक किया तो जैसा आपके लिए बहुत ही भारी पड़ेगा। वीडियो कॉल पे लगातार इनको कई तरह की धमकियां दी जा रही थी और इस तरह की भी धमकियां दी जा रही थी कि घर में या किसी भी व्यक्ति जान पहचान परिचित से किसी भी व्यक्ति से ये सूचना नहीं शेयर करें कि आपके ऊपर देशद्रोह का मामला है और आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। इस तरह से डरा धमका करके उन अपराधियों द्वारा इन आवेदक से करीब 82,53,000 रुपया की ठगी कर ली गई थी। दरभंगा से आपको बड़ी खबर बताते हैं। बम फटने से 2 लोग घायल हो गए हैं। सुनसान जगह पर बम रखा गया था। राम बाबू और श्रीकांत पासवान घायल हुए हैं। दोनों को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। जमीन विवाद में बम रखने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पतौर थाना क्षेत्र के चंचल नगर की घटना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, जहां बम फटने से 2 लोग घायल हो गए हैं। सुनसान जगह पर बम रखा गया था। राम बाबू और श्रीकांत पासवान इसमें घायल हुए हैं। दोनों को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद में बम रखने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। पतौर थाना क्षेत्र के चंचल नगर की घटना है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये घटनास्थल की तस्वीर आप देखिए, जहां पर पुलिस पहुंचकर अभी उस एरिया को सील कर चुकी है। यही वो जगह है जहां पर बम फटा। बताया जा रहा है कि जो बम रखा गया था, उस बम के अचानक फटने से 2 लोग घायल हो गए। दोनों ही घायलों को अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका नाम राम बाबू और श्रीकांत बताया जा रहा है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जमीन विवाद के मामले में ऐसा हो सकता है, ये आशंका जताई जा रही है। ये पूरा मामला पतौर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 संवाददाता विपिन हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्या ये जमीन विवाद का ही पूरा मामला है या कुछ और? जी बता दूं कि चूंकि ये बम ब्लास्ट हुआ है, जो नवनिर्मित 4 दीवारी का दीवार था उसमें टंगा हुआ बम था, और जो वो जहां पर 4 दीवारी का कार्य चल रहा है वो जमीन विवादित है। जो खुद से एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी जब मौके पर पहुंचे, उन्होंने इस बात को भी आशंका जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बम का धमाका हुआ है वो बम
क्या था, देसी था या कहीं और से लाया गया था, कैसे बनाया गया है, इसके लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। तत्काल अभी प्रारंभिक में जांच में जमीन विवाद नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस हर बिंदु पर जांच करने की बात कर रही है। जी ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए विपिन, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। खबर आपको बेगूसराय से बताते हैं, जहां रिफाइनरी में मजदूरों का आंदोलन अब दूसरे दिन भी हिंसक हो गया। मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे मजदूर और पुलिस के बीच टकराव के बाद जमकर बवाल हुआ है। इस दौरान रिफाइनरी गेट पर तोड़फोड़ और कार्यालय के सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया है, जिसमें कई मजदूर घायल हो गए हैं। घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मामला रिफाइनरी थाना क्षेत्र स्थित रिफाइनरी के मुख्य गेट नंबर 1 का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शार्प टैंक कंपनी कार्यरत मजदूर श्याम सुंदर पाठक पर काम के दौरान लोहे की पाइप गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद परिजन और साथी मजदूरों ने कंपनी से मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान कंपनी ने 17 लाख रुपए मुआवजा देने का आश्वासन दिया था। आरोप है कि अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है और इसी मांग को लेकर सोमवार से परिजन और मजदूर भूख हड़ताल पर बैठे थे। आंदोलन के दूसरे दिन भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो मजदूरों का आक्रोश बढ़ गया। वो लोग जो है डंडा चार्ज के बहुत मारे पीटे सब मजदूर को। यहाँ तक पीड़ित जो औरत है उनके साथ भी घटना, उनको भी मारा, बहुत मारा उन्होंने। अभी उनका बहुत हालत गंभीर है वहाँ। हमको तो चोट लगवे गया सबको, और जो हमारा मांग है वो मांग नहीं पूरा कर रहे हैं, और प्लस हमारे ऊपर डंडा ही चार्ज कर रहे हैं। खबर पटना से है, जहां पीएमसीएच में डॉक्टरों की कथित लापरवाही और मारपीट से नाराज नर्सों ने पूरी तरह से काम का बहिष्कार कर दिया है। काम छोड़कर बड़ी संख्या में नर्स सड़क पर उतर आई हैं और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी नर्सों का साफ कहना है कि जब तक वे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से मुलाकात नहीं कर लेती तब तक काम पर वापस नहीं लौटेंगी। मामले की शुरुआत तब हुई जब पीएमसीएच में ही कार्यरत नर्स लक्ष्मी कुमारी के पति को इलाज के लिए अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में भर्ती कराया गया था। नर्सों का आरोप है कि डॉक्टर की घोर लापरवाही और समय पर दवाएं न दिए जाने के कारण कल इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। को मारा गया, उनके पति को बिना दवा दारू के मार दिया गया। आईसीयू में भर्ती थे, डायलिसिस में थे। डॉक्टर साहब ने ऐसा किया, कुकर्म। हम नर्सों का तो हम लोग नर्सिंग इथिक्स के हिसाब से चलते हैं। आईसीयू में जो ड्यूटी पे थे, कैथ लैब के आईसीयू में जो डॉक्टर ड्यूटी पे थे, कल 12:30 बजे दिन में मार दिया गया। कोई सुई दवाई नहीं दिया गया। कोई पेशेंट सीरियस होता है, गैस्ट्रिक में जाता है, तो उनको डॉक्टर पहचान जाते हैं जो गैस्ट्रिक में जा रहा है, सीरियस कंडीशन, उस समय जीवन रक्षक दवाई दिया जाता है ना। काम भाई इसका जब तक स्वास्थ्य मंत्री नहीं आएंगे, आप लोग से अनुरोध है, हम लोगों को स्वास्थ्य मंत्री से मिलवा दीजिए प्लीज। जब स्वास्थ्य मंत्री आके जो बोलेंगे हम लोग मान लेंगे। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर। जेडीए ने स्वास्थ्य विभाग को हड़ताल का पत्र भेजा है। इमरजेंसी छोड़ सभी सेवाएं तत्काल प्रभाव से ठप है। डॉक्टरों पर बढ़ती हिंसा के विरोध में कार्य बहिष्कार किया गया। सुरक्षा व्यवस्था पर जेडीए ने गंभीर सवाल उठाए हैं। स्टाइपेंड और वेतन संशोधन में देरी पर नाराजगी भी जताई है। पर्याप्त सुरक्षा, एफआईआर और संसाधनों की मांग है। आज नर्सें भी कार्य बहिष्कार पर हैं। मरीजों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, स्वास्थ्य विभाग की चुनौतियां भी बढ़ी हुई हैं। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, कैसे काम होगा मरीजों का पीएमसीएच में? देखिए, लगातार सुबह से नर्सें जो है हंगामा कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, और इस बीच अस्पताल प्रशासन ने कई बार समझाने का प्रयास भी किया है। आरोप जो है पीजी डॉक्टर है उन पर लगा था। इस बीच अभी जूनियर डॉक्टर्स ने बैठक करके और हड़ताल का ऐलान कर दिया है, और हड़ताल की सूचना जो है मैं स्वास्थ्य विभाग को भी भेज दी है। बता दें आपको, जूनियर डॉक्टर्स ने जो डिमांड रखा है उसमें पर्याप्त संख्या में ट्रेंड सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाए। इसके साथ साथ आवश्यक दवाएं, उपकरण, जांच सुविधाएं, आईसीयू बेड, मरीज परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने की मांग है। और साफ तौर से इन्होंने कहा है कि जो प्रशासनिक विफलता होती है व्यवस्था में, उसमें सीधे जूनियर डॉक्टरों पर या डॉक्टरों पर जो आरोप लगना है इसे बंद किया जाए। तो कुल मिलाकर इमरजेंसी सेवा छोड़कर सभी जो सेवाएं हैं उसे ठप कर दिया गया है। कल से ये परेशानी बढ़ेगी जब ओपीडी का टाइम होगा, और चूंकि यहाँ पर
लगभग 3500 से 4000 मरीज ओपीडी में आते हैं दूर दूर से। अब ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ेगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग को जानकारी मिल गई है। देखना यह है कि जूनियर डॉक्टर्स के साथ वार्ता कब होती है। लेकिन बता दें आपको कि बिहार सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है और पहले नर्सें कार्य बहिष्कार पर गई हैं। अब जूनियर डॉक्टर्स ने भी अब ऐलान कर दिया है, जिसमें आपातकालीन सेवाएं खासकर है, गहन चिकित्सा इकाई जो आईसीयू कहलाता है, लेबर रूम और आपातकालीन ऑपरेशन थिएटर, ये सुविधाएं सिर्फ बहाल रहेंगी। इसके अलावा जो जीवन रक्षक सेवाएं हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ओपीडी और इमरजेंसी की अगर बात करेंगे तो इमरजेंसी से ज्यादा ओपीडी अफेक्टेड होगा और कुल मिलाकर पीएमसीएच में सभी व्यवस्था एक तरह से ठप नजर आएगी। ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बिहार के सबसे बड़े हड्डी रोग अस्पताल एलएनजेपी का निरीक्षण किया है और इस दौरान निशांत कुमार ने एक एक वार्ड का निरीक्षण किया, कर्मचारी और डॉक्टर से बात की। निशांत कुमार ने माना कि कुछ कमियां पाई गई हैं जिस पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अस्पताल को पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा हड्डी का अस्पताल बनाया जा रहा है। नए भवन का काम करीब 90% तक पूरा हो चुका है और जुलाई के अंत में या अगस्त तक नए भवन का उद्घाटन हो सकता है। मैं यहाँ एलएनजेपी आया हूँ। यहाँ पर तो नहीं है और उन्हीं से बात करेंगे। रेडियोलॉजी का दूरी में रखिए। बताया लोगों ने कि पैथोलॉजी का इधर निशान जी, इधर सामने कोई भी इंस्ट्रूमेंट और कोई कमियां भी मिली क्या? और हम लोग ये देख रहे हैं कि डॉक्टर, अभी मैं कर ही रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ ओपीडी देखने, कुछ कमियां। ये तो नया बिल्डिंग बना, कैसे देख रहे हैं निशान जी? दवा जो एडीएल में किया जा रहा है वो नहीं उपलब्ध है, तो उसको बाजार से चेयर नहीं था क्या सर? क्या डिफिकल्टी आपने पाया, क्या मिसिंग पाया आपने? हाथ देख रहा हूँ करने। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, पटना में कारोबारी के स्टाफ को गोली मारी गई है। दिन दहाड़े कारोबारी के स्टाफ को गोली मारी गई। बाजार समिति इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। घायल शख्स को पीएमसीएच भेजा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिन दहाड़े गोलीबारी से हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक कारोबारी के स्टाफ को गोली मारी गई। मुझे बहादुरपुर थाना को सूचना प्राप्त हुई कि एक फल विक्रेता है राजकुमार प्रजापति, जो कि यूपी के रहने वाले हैं, उनको गोली लगी है। उसी के सत्यापन हेतु जब बहादुरपुर थाना यहाँ पहुँची तो पता चला कि उनको सिर के पास गोली लगी है, तो उनको बेहतर उपचार के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है। यहाँ इतना अभी तक प्रारंभिक जांच में पता चल रहा है कि किसी तरफ से गोली चली है। कौन अपराध कर्मी थे उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पा रही है। हम लोग अभी तक कार्रवाई कर रहे हैं। जितने भी इसमें संलिप्त अपराध कर्मी हैं उनकी पहचान करते हुए जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने को सुनिश्चित किया। कितनी संख्या में अपराधी यहाँ पहुँचे थे उसका अभी तक डिटेल नहीं पता चल पाया है। अभी किस तरफ से गोली चली है इसकी भी डिटेल नहीं आई है। उस बिंदु पे हम लोग जाँच। मुंगेर में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा का शव कुएं से मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। छात्रा पिछले 3 दिनों से लापता थी। परिजनों ने मानसिक तनाव से ग्रसित होने की बात कही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कल्याणचक गांव का है, जहां 20 वर्षीय संध्या कुमारी का शव मंगलवार को घर के पास कुएं से बरामद किया गया। पिता ने बताया कि संध्या परिवार की इकलौती बेटी थी और डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। पुलिस अभी सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। अपने क्या आपको क्या लगता है कि कोई ठेल लिया या खुद कूद गई? नहीं, खुद कूद गई। उसको कौन ठेला? अपने गिरा। ऐसा नहीं। स्वभाव कैसा था इसका? स्वभाव की बात करें तो शांत दिमाग या सब शांत दिमाग की। बहुत कैसे हो गई इसकी? कैसे कुआं में पहुंच गई? खराब इसको दवा चला था 2 साल से।
बिहार में नई टोल टैक्स नीति लागू की गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। अररिया की सभा से सीएम ने कहा, नई टोल टैक्स नीति के तहत स्टेट हाईवे, बड़े पुल या अंडरपास से गुजरने वाली सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पर टैक्स लगेगा। सम्राट चौधरी ने साफ किया कि निजी गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और इसको लेकर किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं है। दरअसल नई टोल टैक्स पॉलिसी को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी और चर्चा थी कि नई नीति के तहत सभी गाड़ियों को टैक्स देना होगा। कुछ लोग ये प्रचार करने में लगे हैं कि टोल टैक्स लगाने का काम किया जाएगा। टोल टैक्स तो कमर्शियल व्हीकल को लगना ही चाहिए, लेकिन जो परिवार के लोग घूमते हैं उनको जरूर हमारी सरकार रिलैक्स देने का काम करेगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टोल टैक्स पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारत सरकार के मानक है। बिहार सरकार ने अपने तरफ से जो प्राइवेट गाड़ियां होगी उस पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो कमर्शियल गाड़ी होगी उससे ही टैक्स लेने का काम किया जाए। बिहार में स्टेट हाईवे पर टैक्स लगाने की खबर जैसे ही सामने आई, वैसे ही मुद्दा गर्मा गया। मामला गर्माता देख खुद मुख्यमंत्री आगे आए और उन्होंने साफ कर दिया कि बिहार के स्टेट हाईवे पर प्राइवेट वाहन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये गलत प्रचार किया जा रहा है, लेकिन स्टेट हाईवे पर जो कमर्शियल वाहन चलेंगे उन्हें टैक्स देना होगा। टैक्स को लेकर पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार में एसएच पर टैक्स लगाने की बात क्या उठी, बिहार में सियासत तेज हो गई और खबर ये आने लगे कि एसएच पर अब जो भी वाहन चलेंगे उनसे टैक्स वसूला जाएगा और इस बात को लेकर काफी सियासत भी तेज हो गई थी और एक नोटिफिकेशन भी निकला था जिसके बाद संशय और बढ़ गया था। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहयोग शिविर के दौरान अररिया में तस्वीर साफ करते हुए साफ कर दिया कि बिहार में जो एसएच है उस पर जो प्राइवेट वाहन है, जो प्राइवेट वाहन से जिसे लोग अपने घर से निकलते हैं, अपने परिवार के साथ घूमते हैं या फिर किसी वाहन से निकलते हैं, तो वैसे वाहनों पर जो टोल टैक्स है वो नहीं लगेगा। यानी कि एसएच पर जो प्राइवेट वाहन है, जो पर्सनल यूज के लिए लोग यूज करते हैं, उस पर किसी तरीके से कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल है उस पर बिहार सरकार टोल टैक्स लेगी। एसएच पर टैक्स लेकर जितनी भी बातें चल रही थी और जो भी संशय की स्थिति हो गई थी, उसे देर शाम होते होते बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तस्वीर साफ कर दी कि एसएच पर प्राइवेट वाहनों का टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल है उन्हें टैक्स देना होगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि उनकी सरकार दो चीजों से कभी समझौता नहीं करने वाली है, बिहार में अपराध और घुसपैठ। बिहार से हर हाल में अपराधियों को बाहर जाना होगा और उसी तरह घुसपैठियों को भी बिहार से बाहर खदेड़ा जाएगा। एक, कोई भी अपराधी हो उससे कोई समझौता नहीं हो सकता है, और दूसरा, ये जो सीमावर्ती इलाके हैं इसमें जो घुसपैठी है इससे भी समझौता हमारी सरकार कभी नहीं करेगी साथियों, क्योंकि अपराधी को जाना होगा, बिहार छोड़ना होगा। अपराध के लिए कोई जगह नहीं है साथियों, उसी तरह घुसपैठियों के लिए भी कोई जगह नहीं। बिहार सुशासन के लिए जाना जाता है।